नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्या, पूरा देश एक दूसरे को दे रहा है, तो हमारी भी शुभकामना आप स्वीकार कर लीजिए। आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि देखिए ये 15 अगस्त का महत्व क्या है। मैं जब आज अपने घर से निकला और ऑफिस के लिए आ रहा था, तो मेरे इस रास्ते में सिर्फ एक रेड लाइट है। और वो रेड लाइट, अक्सर वहां पे ट्रैफिक बहुत कम है हमारे इलाके में, तो भीड़ रहती नहीं है और अक्सर हम जंप करके चले आते हैं। ड्राइवर अगर रहे साथ में, तो ड्राइवर क्या है कि वो हर रेड लाइट पे गाड़ी को रोकता है। लेकिन अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि आप भी ख्याल नहीं रखते हैं और रेड लाइट जंप कर जाते हैं, कई बार चल देते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या बात हुई, मेरे मन में बात आई कि नहीं, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। और थोड़े पल के लिए लगा कि हम जंप कर जाएं। फिर हमने आप खुद को रोका और फिर हमने देखा कि दूसरी तरफ भी गाड़ी रुक गई। और जो बाकी तीन जो रास्ते थे, तीनों तरफ आ, लोगों ने रेड लाइट का पालन किया। तो मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मेरे एक मुड़ने से कई लोग पालन करने लगे। ये छोटी छोटी बात है, जिसका अगर हम सभी पालन करने लगें, तो हमारा देश अनुशासित तो जरूर हो जाएगा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आज? क्योंकि आज 15 अगस्त है और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ऐसी छोटी छोटी बातों का स्मरण कराया है। 5 प्रण उन्होंने आज लिए हैं। अब उसमें अलग अलग प्रतिक्रिया चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2047 तक का एक नया गोल पोस्ट प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। 22 से अब वो शिफ्ट कर गए हैं और 24 नहीं, अब 2047 का, क्योंकि 25 साल के बाद, जब हमारा आज 75वां सालगिरह है, जब 100 वर्ष की हमारी आजादी हो जाएगी, तब हम विकसित राष्ट्र के रूप में हो जाएंगे। लेकिन आज भी हमारा मूल सवाल यह है कि क्या हम आजाद हैं? आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं प्रकाश पोहरे जी, देशोन्नति के एडिटर इन चीफ अकोला से, और एक युवा शोधार्थी जिन्होंने देश को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 5 वर्ष से बहुत जबरदस्त शोध कर रहे हैं, शिवांक यादव साहब। शिवांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शिवांक अभी दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं आप? दिल्ली में ही हूँ अभी। दिल्ली में दिल्ली के अंदर। राजधानी दिल्ली में है। आज आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। 5 प्रण उन्होंने लिए हैं, विकसित भी बनाना है और हर तरह की सदा सहायता का, आचरण का हमें अपने जीवन में प्रयोग भी करना है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर तो हम सबका उन्होंने सहयोग मांगा है। मैं और प्रकाश जी तो बहुत दिन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से प्रकाश जी जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों देश के नागरिक और आप जैसे लोग भ्रष्टाचार पर तो उनको पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर कोई इधर का उधर का छोड़ दीजिए, आप हर किसी को पकड़ना शुरू कर दीजिए। आप जहां कहीं भी पैसा पकड़े, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, वाम का हो, इधर का हो, उधर का हो, सबको पकड़िए। खैर, आप दोनों व्यक्ति को मैं थोड़ा इंतजार कराना चाहता हूं। प्रकाश जी, भारत परिवार का एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ है और इस आजादी के ऊपर, इस आजादी को लेकर के एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन्होंने खड़ा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरा देश, हालांकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, 14-15 मिलियन व्यूज हैं उसके, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने क्यूवाइव और हमारा जो आने वाला नेटवर्क है प्रकाश और उन्नति, उनके जो दर्शक होने वाले हैं, वो दर्शक आज इस वीडियो को देखें तो शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या प्रधानमंत्री जो हमें कह रहे हैं कि हम विकसित हो जाएंगे, उसके पहले हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने कल एक स्पेशल एपिसोड किया था कि हमारा जो लूटा हुआ धन है वो वापस करें। इस वीडियो को मीनाक्षी आप जरा हमारे दर्शकों के लिए प्ले कीजिए। रानी की जय हो। बैठिए युवराज। ये देखिए दादी, भारत में किसी ने एक आरटीआई लगाई है। कैसी आरटीआई राजकुमार?
आरटीआई में लिखा हुआ है कि भारत कब और किससे आजाद हुआ। 14 अगस्त और 16 अगस्त 1947 को भारत का शासक कौन था? 25 जनवरी और 27 जनवरी 1950 को भारत का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासन किस तारीख को भारत से खत्म हुआ? और क्या ब्रिटिश और उनकी आने वाली पीढ़ी का भारत पर किसी भी तरह का अधिकार है? लेकिन भारत सरकार ने इस आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया और आरटीआई लगाने वालों का दावा है कि आज भी भारत पर आपकी ही हुकूमत चलती है। क्या ये सच है दादी? हमारे पूर्वजों का सपना था कि दुनिया पर उनके वंशजों की हुकूमत बरकरार रहे। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ और आने वाले समय में इस महान सिंहासन को तुम्हें ही संभालना है। इसीलिए ये राज की बात बताना तुम्हें अब जरूरी हो गया है। बेटा, सच तो ये है कि आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश हमारे गुलाम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दादी? भारत और पाकिस्तान को तो हमने 1947 में ही आजाद कर दिया था। बेटा, इसी भ्रम में रखकर ही हमने भारत के लोगों को आज तक गुलाम बना रखा है। उनको ये आजादी देने का नाटक करना उस समय हमारी मजबूरी बन गई थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना ली थी। इसी कारण से 1946 में भारत में हमारी रॉयल नेवी में भी विद्रोह हो गया था और जनता में 1857 की तरह विद्रोह होने वाला था। तब हमने गुप्त रूप से शासन करना ही ठीक समझा। गुप्त रूप से शासन का मतलब? भारत को हम संभालने के लिए दिया था ताकि भारत के लोगों को लगे कि देश आजाद हो गया। लेकिन सही मायने में आधिकारिक रूप से आज भी भारत पर हमारा ही कब्जा है और हमारे ही बनाए हुए कानून चल रहे हैं, जिससे आज भी हम भारत को खुलेआम लूटकर गरीब और लाचार बना रहे हैं। दादी, ये सुनकर खुशी तो बहुत हो रही है, पर यकीन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये बताओ कि क्या मुझे कभी भारत जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ी, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें पता है, जब मैं 1952 में रानी बनी तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की भी रानी घोषित हुई थी। क्या तुमने नेहरू और सी राजगोपालाचारी के द्वारा ली गई शपथ पढ़ी होती तो यकीन आ ही जाता। कौन सी शपथ? राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को भारत का गवर्नर जनरल बनने पर शपथ ली थी कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गंभीरता के साथ इस बात को पक्का करता हूँ कि मैं हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज VI और उनके उत्तराधिकारी के प्रति विधि के अनुसार वफादार, निष्ठावान रहूंगा और उनके प्रति पूर्ण भक्ति रखूंगा। और मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस बात को गंभीरता के साथ पक्का करता हूँ कि मैं गवर्नर जनरल के पद पर हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज VI एवं उनके उत्तराधिकारियों के ठीक प्रकार से सत्यता के साथ सेवा करूंगा। देखा, अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था तो सी राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 को मेरे पिताजी के नाम की शपथ आखिर क्यों ली? चलो दादी, मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को दी गई आजादी झूठी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 में तो भारत के लोगों ने ना खुद का संविधान बनाकर अपने देश को गणतंत्र घोषित कर लिया था। उसके बाद तो उनको आजाद मानना ही पड़ेगा। बेटा, तुम बहुत भोले हो। गणतंत्र शब्द का मतलब भी नहीं समझते। गणतंत्र का मतलब मालिक बनना नहीं होता। वहाँ का संविधान हमारा बनाया हुआ एक कानून ही तो है, जिसका पालन वहाँ के हर एक आदमी को करना ही पड़ेगा। इसको समझने के लिए ये देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें सेक्शन 6 क्लॉज 3 को पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी कानून बनाने का, रोकने का और हटाने का अंतिम निर्णय वहाँ का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा की अनुमति से ही कर सकता है। वहाँ का संविधान भी एक कानून ही तो है, जिसको हमारी अनुमति से गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने
26 जनवरी 1950 को मान्यता दी थी। इस समझौते के तहत हम जब चाहे 99 साल की लीज और संविधान को रद्द करके भारत में दोबारा से सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। इसी बात को भारत सरकार ने भी एक सरकारी दस्तावेज में स्वीकार किया है। कौन सा दस्तावेज? 1953 में रामनारायण द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से लिखकर भेजा कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट के अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति ब्रिटिश कानूनों के अधीन है और यह स्थिति भारत के गणतंत्र होने के बाद भी नहीं बदली है। यानी भारत के लोगों को हम आज भी अपने कानूनों के तहत सजा सुना सकते हैं, चाहे वे भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो क्या दादी, वहां का प्रधानमंत्री लोगों का नहीं बल्कि आपका सेवक है? क्यों तुम्हें नहीं लगता? दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जिस जगह मेरे दादा जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था, उसी जगह मेरे कहने पर मनमोहन सिंह की सरकार ने कोरोनेशन पार्क बनवाना शुरू किया, जिसमें हमारे दादा परदादा की मूर्तियां और हमारा एक विजय स्तंभ लगा है। और अब मोदी सरकार ने उससे भी ज्यादा हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर उस पार्क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवा दिया। इस तरह भारत के राष्ट्रपति भवन के सामने लगे खंबे पर मेरे सितारे का निशान देख सकते हो, जो कि मेरे मुकुट और छड़ी पर भी है, जिसे मेरी इजाजत बिना भारत में कोई भी हटा नहीं सकता। और अगर भारत के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो मेरे उस सितारे के निशान और कोरोनेशन पार्क को हटाकर दिखाए। और आरटीआई के जवाब में अगर भारत के राजपत्र पर यह लिख कर दे दे कि भारत के लोग वहाँ के सर्वोच्च शासक हैं और ब्रिटेन की रानी का भारत पर कोई अधिकार नहीं, तो मैं अपना सिंहासन उस आदमी के लिए खाली कर दूंगी। दादी, वहाँ के लोग इस पार्क और इस नकली आजादी का कोई विरोध नहीं करते? विरोध तो दूर की बात, भारत के गुलाम लोग तो रोजाना जनगण मन गाकर हमारा ही गुणगान करते हैं। दादी, बाकी तो समझ गया, पर उनका राष्ट्रगान हमारा गुणगान कैसे? बताओ ना दादी। जनगण मन के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। जी दादी, लॉन्ग लिव ब्रिटिश, लॉन्ग लिव क्वीन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित है और मैं मुरादाबाद के एक छोटे से गांव से। अंकित बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज शिवांग जी, प्रकाश जी, आपकी कुछ आंखें खुली। ये जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया है कभी इस बात पर चर्चा नहीं करती। और प्रधानमंत्री जी, मैंने आज ये कार्यक्रम इसलिए ये कन्वीन किया है शिवांग, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक गुलामी की एक एक निशानी को वो उठा करके समंदर में फेंक देंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला के प्राचीर से कहा है। और उसी वक्त मेरे अंदर ये भावना पैदा हो गई कि आज मैं आपसे बात करूं शिवांग, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले भी देख चुका था कि क्या हमारे प्रधानमंत्री को यह सब नहीं मालूम है कि बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क बनवाया जा रहा है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो कह रहे हैं कि गुलामी की एक एक निशानी खत्म कर देंगे। ये निशानी तो हमने आपको दिखा दिया, ये तो फिजिकल निशानी है जो हमने सामने में आपको दिखाया, शिवांग बोलिए आप, उसके बाद प्रकाश जी के पास है। नहीं, ये जो बात है निशानी मिटाने की, ये हमने जब वीडियो बनाई थी आज से 4 साल पहले, तो उस समय ये वीडियो काफ़ी लोगों तक गई थी, उस समय काफ़ी वायरल हुई थी। और इसके अंदर हमें जितना जानकारी है, हमारे एक साथी हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने हमें ये बात तक बताई कि ये वीडियो हाई कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन इस लेवल तक हुआ कि इस वीडियो को प्रोजेक्टर के ऊपर सारे जजेस के सामने और वकीलों के सामने चलवाया गया, पूरी वीडियो को चलवाया गया। और उसके बाद इसका पूरा एनालिसिस किया गया कि इसके अंदर जो सबूत बताए गए हैं ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने इस वीडियो के सारे सबूतों को गलत साबित करके खारिज कर दिया।
तो ऐसी बात नहीं है कि ये वीडियो सरकार के पास तक ना गई हो। सरकार के जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गई हो, नहीं तो उनके नीचे किसी न किसी मंत्री तक तो ये वीडियो अवश्य उस समय गई ही होगी। और नहीं, सिर्फ तो आप वीडियो क्या की कह बात रहे हैं कि नहीं इसमें है। ये फैक्चुअली गलत है वीडियो? नहीं, फैक्चुअली तो सही है, लेकिन आप जिस चीज को नकारना चाहते हैं उसको नकार देते हैं। अब जैसे इसके अंदर एक बात है कि राम नारायण जी ने एक ऑफिशियल सवाल पूछा था सरकार से 1953 में। उसका जवाब सरकार ने अपने ऑफिशियल राजपत्र जिसे कहते हैं, ऑफिशियल जो गैजेट होता है सरकार का, उस पर ये बात लिख के दे दी कि आज भी गणतंत्र होने के बाद भी भारत के लोगों की स्थिति ब्रिटिश सब्जेक्ट की है, यानी कि वो ब्रिटिश नागरिक की तरह ही है। जिस प्रकार ब्रिटेन के नागरिक रानी के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार भारत के नागरिक भी रानी के अंतर्गत आते हैं और वो भी उनकी स्थिति भी ब्रिटिश सब्जेक्ट ही है। जब ये सबूत पूरा लिख के दे दिया तो वकालत में क्या होता है, इस चीज को पढ़ा गया होगा, पढ़ के ये बोला गया होगा ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब कुछ और है। उन्होंने अपने मतलब से, अपने दिमाग से मतलब बदल दिया, जबकि सरकार ने साफ साफ लिख के दिया है। इस आरटीआई को नहीं है, ये आरटीआई तो ऐसी किसी ने लगा दी होगी। ऐसे करके आप फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। यूट्यूब पर एक बहुत कोई वकील है जो कि इसी तरीके से कुछ वीडियोस का विश्लेषण करते हैं। मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं है, उनका मैंने काफी पहले एक वीडियो देखा था, उसके ऊपर उन्होंने इस वीडियो का भी विश्लेषण किया था। उनके विश्लेषण के आधार पर ही मैं ये बात बता रहा हूँ। उन्होंने इसी प्रकार किया था विश्लेषण कि दिल्ली में पार्क बन रहा है तो ये पार्क तो कोई नहीं है, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर सबूत को उन्होंने इस तरीके से टाल दिया। रामनारायण के पत्र को बोल दिया कि अरे ये तो बाद में बोल दिया गया था, इसकी कोई हम ऑथेंटिसिटी पे नहीं कर सकते हैं। और ब्रिटिश सब्जेक्ट बोला गया था, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर कुछ और है। नहीं, तो राजगोपालाचारी ने किसके नाम का ओथ लिया था? इस पे क्या कहा? राजगोपालाचारी की शपथ तो ऑफिशियल है, हम आर्काइव से निकाल के शपथ को बिल्कुल, उसको तो छोड़ दीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री का शपथ तो देख लीजिए। अगर उनको इस पर आपत्ति हो रही है, तो जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री के ये जो ट्रूडो हैं, जस्टिन ट्रूडो, ये तो इसको देखिए, इनका तो अभी हाल का है, हाल का रानी के नाम का ओथ लिया हुआ है, हाल का। ऑस्ट्रेलिया में भी जो ओथ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो शिवांक जी, शिवांक जी, ऑस्ट्रेलिया की तो हालत यह है कि रानी को यह अधिकार है कि ऑस्ट्रेलिया के इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो टर्मिनेट कर सकती है, डिसॉल्व कर सकते हैं कभी भी संसद को। ये ताकत उनके पास भारत के लिए भी है, लेकिन ये है कि उस चीज का भी ज्यादा प्रचार नहीं किया गया है। अगर हमने देखें तो एक इनविटेशन दिया गया था, रानी जब यहाँ पर आई थी 1900 मेरे ख्याल में 80 के आसपास जब आई थी, तो उस समय जो दिल्ली के अंदर नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम का इनविटेशन छपा था जब, तो इनविटेशन में सबसे ऊपर नाम भारत के राष्ट्रपति का होता है। जब कोई भी ऑफिशियल इनविटेशन होता है, अगर उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो उसके अंदर सबसे ऊपर राष्ट्रपति का नाम होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम होगा, उसके बाद किसी का नाम होगा, गेस्ट का या मंत्री। फर्स्ट सिटीजन है ना, राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, पहला नागरिक है। तो लेकिन जब रानी जिस समय यहाँ थी, उस समय कार्यक्रम हुआ, उस समय राष्ट्रपति के ऊपर रानी का नाम लिखा गया था उस ऑफिशियल इनविटेशन के अंदर। उस इनविटेशन का भी सबूत हम सामने रख सकते हैं, मैं किसी दिन किसी वीडियो में उस चीज को सामने रख दूंगा। ये बात मैंने अभी तक शायद किसी वीडियो में ना बताई हो। उस ऑफिशियल इनविटेशन में रानी का नाम सबसे ऊपर था, उसके बाद राष्ट्रपति का नाम था, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम था और बाकी नाम थे। तो ये कब की बात है? ये कब इनविटेशन, कब की बात बता रहे हैं आप? जब ये रानी 1983 के आसपास भारत में आई थी, अभी तक 3 बार आ चुकी है। तो जब 83 के आसपास आई थी, उस समय की ये बात है, उस समय इनविटेशन छपा था। मैं एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट वो इनविटेशन का भी, मतलब इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी? शायद इंदिरा गांधी ही थी उस समय प्रधानमंत्री। 1983 में तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। हाँ बिल्कुल, तो उस समय के आसपास की ही बात है, जब उसकी वीडियोस भी, अभी जो हमने वीडियो देखी उसके अंदर वीडियोस हैं, इंदिरा गांधी उनके साथ में है, रानी के साथ में है। मतलब आप 47 के अकाउंट को तो छोड़ दीजिए, आप 80s का अकाउंट ये बतला रहे हैं कि जिस वक्त हम तो आजादी को भी 25-30 साल हो गए थे, उसके बाद जब रानी आ गई हमारे यहाँ, तब हमने इनविटेशन में ऑफिशियली रानी का नाम ऊपर लिखा है। और तो ये उनको हमने रेस्पेक्ट दिया या कानूनन हमें लिखना था? ये हमारी जिम्मेदारी थी कि उनका नाम ऊपर लिखा जाए।
आप राष्ट्रपति से ऊपर किसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं देश में? कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो या तो राष्ट्रपति के समकक्ष लिखा जाएगा, नहीं तो नीचे लिखा जाएगा नाम। और आप कैसे दे सकते हैं किसी को भी? ये रिस्पेक्ट भी कैसे दी जा सकती है जिस जो हमारे, और ये जो राष्ट्रपति का पद है, अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो राष्ट्रपति का पद एक देश में, आप इस चीज को समझिए, लोग किसी एक पद को चुनते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों के द्वारा चुना गया पद है, लेकिन लोगों के द्वारा चुने हुए पद के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाता है जो लोगों के द्वारा सीधा चुना हुआ नहीं है। वो जो राष्ट्रपति का पद है वो रानी का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे भारत के अंदर। वो एक इस प्रकार का पद है, रानी की अनुपस्थिति में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति का एक पद बनाया गया है, उसके नीचे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को बिठाया गया है। और उसी प्रकार से जैसे यूनियन टेरिटरी है भारत के अंदर, जैसे दिल्ली है और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है हमारी, उनके अंदर अगर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर जो होता है, जो लोगों के द्वारा चुना गया पद होता है, उससे ज्यादा राज्यपाल को होते हैं, जो कि लोगों के राज्यपाल इज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल है गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो देयरफॉर तो जी, और वहां और इंग्लैंड में तो राष्ट्रपति है ही नहीं, वहां तो रानी है। बिल्कुल, वहां पे सीधी रानी है और रानी का प्रधानमंत्री तो किसी राजा का ही होता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हमेशा किसी राजा के होंगे हमारे। इसी प्रकार से जैसे ब्रिटेन में है तो वो मंत्री है, मंत्री किसके हैं? रानी के मंत्री हैं। उसी प्रकार से भारत में वो स्थिति है, मंत्री किसके हैं? राष्ट्रपति के मंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? उनके प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति के पास तीनों सेनाओं के वो अधिपति हैं, फाइनल डिसीजन उनका है तीनों सेनाओं का, जो कि बिल्कुल सेम ताकत रानी के पास है। रानी की अगर आप पावर्स पढ़ेंगे, वो दिखाने में किस तरीके से दिखाया गया इंग्लैंड की रानी को कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो बस अपने गार्डन में बैठ के चाय पीती हैं और बूढ़ी महिला है, थोड़े पैसे हैं पुराने, बस एक इस तरीके का रोल सामान्य लोगों को दिखाया गया। लेकिन अगर आप उनकी पावर्स पढ़ेंगे रानी की, तो समझ आएगा कि प्रधानमंत्री के पास तो कोई पावर ही नहीं है। वो जब चाहे पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकती है, वो जब चाहे तीनों सेना को कोई भी आदेश दे सकती है, वो जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकती है। फाइनल हर चीज का जो फाइनल डिसीजन होता है, जो एक राजा को दिया जाता है, वो उनके पास में है, उस रानी के पास में। तो शिवांक, मुझे तो पूरा झोल लग रहा है। दैट इज व्हाई आई कॉल्ड एन अर्जेंट डिस्कशन विद यू। इट इज एन अर्जेंट डिस्कशन। ये इतना जरूरी डिस्कशन है शिवांक, क्योंकि मुझे लगता है देश के आम लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से हमें एक प्रकार से कुरेद दिया। हम तो इसको करना नहीं चाहते थे इस कार्यक्रम को, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गुलामी की एक एक निशानी को हटाएंगे, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि मेरी बात उन्होंने कह दी। हम तो इस पर करना चाहते थे। हम तो कह रहे हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा। एंड व्हाई वी नीड प्रेसिडेंट, why we spend crores of rupees on presidential mansion on Raisena Hill। करोड़ों का लूट चल रहा है। ये लूट है। ये किस प्रकार का डेमोक्रेसी है? किस प्रकार का डेमोक्रेसी है शिवांक? आज खोल करके बताइए कि हमें इंडियन प्रेसिडेंट, हाउ ही इज सिमिलर टू ब्रिटिश क्वीन। देखिए, जब 47 में जब लोग सोचते हैं कि आजादी मिली, उस समय लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आजादी मिलने का मतलब बिल्कुल अलग होता है। उस समय आजादी नहीं मिली, उस समय राज करने के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि 1947 लिटिल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। 47 से पहले क्या सिस्टम था? 47 से पहले ये सिस्टम था कि भारत के अंदर जो कानून बनाए जाते थे, वो कानून इंग्लैंड की संसद बनाया करती थी भारत के लिए। इंग्लैंड की संसद के ऊपर इंग्लैंड का राजा, वो उसके ऊपर हुआ करता था। और इंग्लैंड की जो संसद थी, वो भारत के लिए भी कानून बनाया करती थी, वही कानून भारत के अंदर चला करते थे। 1947 में क्या हुआ? 47 में उन लोगों ने भारत के लोगों को यह अधिकार दिया कि आप अपनी एक संसद बनाइए, अपने कानून आप स्वयं बना लीजिए। और वो भी कानून जो थे, अधिकतर वही कानून थे जो अंग्रेजों ने लिखे थे। आज भी लगभग 33,000 से ज्यादा कानून वही हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे।
वही मैनेजमेंट का सिस्टम पूरा का पूरा वही है। जैसे आज जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसकी शुरुआत ही अंग्रेजों के समय से हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। भारत में इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाने के लिए सिस्टम बनाया था, वो कानून बनाए थे, उन कानूनों को कंटिन्यू किया गया। तो उन्होंने सिर्फ हमें स्वतंत्र नहीं किया, उन्होंने केवल एक संसद बनाई जो कि ब्रिटेन की संसद के समकक्ष थी, लेकिन उस संसद के ऊपर आज भी इंग्लैंड का राजा या फिर रानी बैठी हुई है, जो कि आप अभी इस वीडियो के अंदर दिखाया गया था कि भारत के अंदर कोई भी कानून बनाने का, हटाने का पूरा अधिकार इंग्लैंड के राजा को है, जो कि क्लॉज 6 के अंदर, सेक्शन 3 के क्लॉज 6 के अंदर लिखा हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। और यही बात सिद्ध करती है कि जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी बाहर के देश में जाते हैं तो उनको वीजा लेना पड़ता है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है उस देश के अंदर घुसने के लिए। यहां तक कि पाकिस्तान में भी जाएंगे तो वीजा लेना पड़ता है। लेकिन जब इंग्लैंड की रानी भारत के अंदर आती है, उसे आज तक वीजा नहीं दिया गया। और इस बात को भी, जो मैंने आपको बताया कि वकील जो इसको खारिज कर देते हैं, वो इस बात को सिर्फ इस बात से खारिज कर देते हैं कि इंग्लैंड की रानी का तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, तो उसको वीजा की क्या जरूरत। ये कोई तर्क है? ये मूर्ख वकील है, मूर्ख वकील। ये तर्क एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होगा। अगर किसी कोर्ट में अगर बहस हो गई, एक मिनट के लिए खड़ा नहीं होगा ये तर्क, क्योंकि पासपोर्ट तो किसी अगर आदमी का पासपोर्ट नहीं बना तो क्या उसका वीजा नहीं बनेगा? और पासपोर्ट और वीजा दोनों चीजों में बहुत अंतर है। पासपोर्ट आपकी पहचान है, पासपोर्ट ये बताता है कि आपका नाम शिवांक यादव है, आपका नाम आशुतोष पाठक है। वीजा ये बताता है कि क्या आशुतोष पाठक, क्या शिवांक यादव हमारे देश में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो एक परमिशन है, वीजा एक परमिशन है। तो रानी के पास अगर अपना पासपोर्ट नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है उसके पास, तो एक कागज पे लिख के तो परमिशन मांग सकती है कि क्या मैं भारत के अंदर आ सकती हूँ या नहीं। हम यहाँ से अप्लाई करेंगे कि हाँ जी रानी को हम आने देंगे, नहीं देंगे, हम उस पर स्टैंप लगाएंगे कि भाई नहीं आने देंगे या आने देंगे। वो तो धमका के आती है, वो बता के आती है। इट इज ए मैटर ऑफ सॉवरेन स्टेट वेयर सॉवरेनिटी लाइज शिवांक। ये जो संप्रभुता है दैट इज इंटेंजिबल। इन प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा आपको मैं रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को छेड़ रहे हैं शिवांक। तो ये जो सोवरेनिटी है शिवांक, इस सोवरेनिटी के ऊपर इन बेईमानों का क्या कहना है? देखिए लल्लन टॉप एक चैनल आर वी ए सोवरेन स्टेट? देखिए काफी प्रचलित चैनल है लल्लन टॉप। उन्होंने भी इस वीडियो के ऊपर अपना आर्टिकल लिखा, वीडियो भी बनाई बाद में, पहले आर्टिकल लिखे थे। उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कुछ सबूतों के बारे में लिखा, कुछ सबूत छोड़ दिए और उसको इस तरीके से दिखाया जैसे वो एक निष्पक्ष आर्टिकल था, लेकिन निष्पक्ष नहीं था। कुछ सबूत छोड़ दिए, कुछ सबूतों के ऊपर जिनके ऊपर लिखा, तो उनमें से कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने क्या लिखा, जैसे कि राजगोपालाचारी की शपथ थी, तो उस शपथ के लिए उन्होंने लिख दिया कि ये शपथ गणतंत्र होने से पहले की शपथ थी, तो ऐसी ली जा सकती है। पहली बात तो वही गलत है। फिर हम 1947 15 अगस्त को क्यों मना रहे हैं आजादी का दिवस? भाई अगर वो ये कह रहे हैं कि 47 तक, तब तक थोड़ा मामला ऐसे ही था, ढीला मोला, इसलिए उन्होंने 48 में ऐसी शपथ ले ली, है ना, लेकिन 50 में हम आजाद हो गए थे। फिर रामनारायण के पत्र के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं लिखा 1953 में कि भाई रामनारायण को भी लिख के दे दिया था सरकार ने। 50 में जब हम रिपब्लिक हो गए उसके बाद 53 में फिर से लिख के दे दिया, इसका मतलब 53 में भी गुलाम थे, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर कोरोनेशन पार्क के ऊपर भी उन्होंने लिखा कि ये तो इतिहास को संजोने की एक वो है, ये तो इतिहास को संजोया गया है। फिर हमारी ये बात थी कि भाई इतिहास कौन सा और क्यों संजोया जाएगा? उन अंग्रेजों का इतिहास जिन्होंने भारत के अंदर लूट मचाई, लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इतने साल तक हमारी जो स्थिति है भारत की, उसका सीधा परिणाम अंग्रेजों का शासन है। भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो भारत की जीडीपी दुनिया के अंदर 34% की थी, लेकिन जब यहाँ से छोड़ के गए तो 3% की थी। तो ये जो उन्होंने यहाँ पर किया, उन लोगों का इतिहास हम सजोएंगे। और अगर वो मूर्तियां पहले की बनी होती तो भी उनको तोड़ना था। वो मूर्तियां अब बन रही हैं, सरकारें बना रही हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी बनाया, बीजेपी की सरकार ने बनाया, जो सरकार में आता है वो उस पार्क का रखरखाव करता है, उसको और अच्छा बनाता है। आज से 6-7 साल पहले वो हम उस पार्क में गए थे, कुछ साथियों ने, कुछ हमारे दूसरे साथी थे, उन लोगों ने उसकी नाक भी तोड़ी थी, किसी ने जाके उनकी नाक तोड़ दी थी वाइस रॉय की। तो तोड़ना ही चाहिए नाक। किंग जॉर्ज 6 की नाक तोड़ी थी। तो
अब फिर क्या हुआ था, उसके बाद उस पार्क में बहुत, अब अगर आज आप एक समय पहले आप जाते उस पार्क में तो घास फूस थी, ज्यादा रख रखाव इतना नहीं हो रहा था। आज अगर आप उस पार्क में जाएंगे तो इतना खर्चा किया जा चुका है, इतनी सिक्योरिटी, एक पार्क के लिए इतनी सिक्योरिटी, अब आप जा नहीं सकते, आप कैमरा लेके नहीं जा सकते, बहुत सारी उसके अंदर बहुत सारी रोक रखाव कर दिया है, बहुत पूरी तरीके से बाउंड्री कर दी गई है, पूरा साफ कर दिया, बहुत सुंदर उसमें मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उस खंबे का रख रखाव किया जा रहा है। उस खंबे का इतिहास भी आज से 4000 साल पुराना इतिहास है उस खंबे का, जिसे ओबेलिस्क कहते हैं। तो जब हम इस ब्लड लाइन के इतिहास में जाएंगे तो उस ओबेलिस्क का इतिहास भी समझना पड़ेगा, जो कि मैंने एक पिछला जो सेशन हम लोगों का साथ में हुआ था उसमें बताया था। तो वो जो 4-4.5 साल का इतिहास है उसके अंदर उस ओबेलिस्क का इतिहास भी समझना पड़ेगा कि जहां पर भी अंग्रेज जीते उन्होंने वो ओबेलिस्क क्यों खड़े किए दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका का वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट हो जो कि अमेरिका की संसद के सामने लगा हुआ है, चाहे इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर क्लियोपेट्रा नीडल हो, चाहे पेरिस के अंदर हो, चाहे वो कोई भी देश हो, जहां पर भी अंग्रेजों का शासन था वहां पर उन्होंने वो ओबेलिस्क लगाया है, जैसा कोरोनेशन पार्क के अंदर लगा हुआ है। तो ये गुलामी की सारी चीजों को सीधे से नकार देना, तो फिर तो ये गुलामी का ये भी एक सबूत है कि आप गुलामी सामने देख रहे हैं फिर भी आप आंख बंद कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कोरोनेशन पार्क के सामने लेके किसी को खड़ा कर दिया जाए कि ये मूर्तियां आज बन रही हैं तो भी लोग आंख मूंद लेंगे कि नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये तो ऐसे ही किसी ने बना दिया। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि गुलामी है क्या, अच्छा, इससे लड़ाई कैसे ये जो हमारे विद्वान पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर वगैरह बड़े, मुझे तो अब हैरत हो रही है कि जितनी किताबें पढ़ाई गई, प्रकाश जी मेरे ख्याल से उस पर प्रकाश डालेंगे, कि जितने टेक्स्ट बुक थे वो कंप्लीट उसको उठा करके गंगा नदी में फेंक देना चाहिए। ये अज्ञानता का और एक वाहियात नैरेटिव का एक पुंज है सारी किताबें, और उन सारी किताबों को उठा करके जमुना में और गंगा में फेंकना चाहिए। इन्होंने हमारे दिमाग में टॉक्सिन भरा है। ये उस वक्त हम लोग को सिखला रहे थे कि नहीं हम कॉमनवेल्थ के सदस्य इसलिए बने रहे क्योंकि नया नया आजाद हुए थे, हमको सबसे मिलजुल करके रहना था, हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते, इसलिए मिलजुल के क्या हम लड़ाई झगड़ा में करेंगे। 200 साल तक जिस देश ने तुमको लूट लिया, तुम्हारी जीडीपी 24% से 3% पे लाके रख दिया, उसके साथ मोहब्बत कर रहे हो तुम, और आज प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से कह रहे हैं कि गुलामी की एक एक निशानी को 2047 में खत्म कर देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी कौन पैसा लगा रहा है? प्रकाश पोहरे जी जरा अब आप कुछ बोलिए, फिर अभी बहुत लंबी बात है इनसे करनी। अभी ऐसा है आशुतोष जी, मैं आपको एक छोटा सा मुहावरा सुनाता हूँ। ऐसा है, जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो फिर उसकी रोना बंद करने के लिए उसके हाथ में माँ जो है झुनझुना ठहरा देती, वो चुन 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 चुन, देखो देखो बेटा कैसा है, बज रहा है, सुनो वगैरह, तो बच्चा जो है रोना बंद कर देता। तो उस जमाने में जो था, लोग जो हमारे देश के थे बड़े रो रहे थे कि हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी चाहिए। सुभाष बाबू रो रहे थे, महात्मा गांधी रो रहे थे, उनके पीछे कई लोग उनके ये निकले थे। तो फिर अब ऐसा जब ये और उसके बाद में क्या हुआ था कि इनकी हालत भी बड़ी खराब थी क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, तो अंग्रेजी की हालत तो खराब हो चुकी थी क्योंकि उनके देश के अंदर ही वो हो गई थी। तो फिर ऐसे इसके अंदर ये सारे जो भारत के अंदर भी जो लोग थे इतना रो रहे थे, इतना आक्रोश कर रहे थे, तो उनके हाथ में एक झुनझुना थपाना बहुत जरूरी था। थपाने के लिए उन्होंने ये इंडिपेंडेंस देने का राधे रात को 12 बजे एक नाटक कर दिया, और उसके बारे में तो राजू दीक्षित जो है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि इसके बारे में हमारे संसद के अंदर वो ऑलरेडी जो है वो एक जो था वो एक दस्तावेज रखे हुआ है कि हम आपको 50 साल के लिए ये आजादी दे रहे हैं, और अगर हमको लगता है कि आप ये ठीक तरीके से नहीं चला रहे तो वी विल कम बैक अगेन। और उसके बाद में इसीलिए तो आपको पता है ये जो भारत का जो नाम, क्या आपको मालूम है, आप मुझे बताइए पूरे दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है कि जिसको 3 नाम है? भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। तो ये इंडिया आया कहां से? इंडिया कहां से आया? इंडिया का मतलब ही ये है कि आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट, एन फॉर नेशन इंडिपेंडेंट, डी स्टैंड फॉर डिक्लेयर्ड, और आई स्टैंड फॉर इन, ए स्टैंड फॉर अगस्त। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, दैट इज कॉल्ड इंडिया। पहली बात तो ये समझिए। एक दूसरी बात में ऐसा है
कि इन लोगों ने यहाँ से जाते जाते हमारे देश के ऊपर ये करने के लिए शिवाइट ने और मैंने भी कल जिसका जिक्र किया था कि जो कायदे कानून तो वही है, कौन से कायदे इंडिया के हैं? वो तो सिर्फ प्रीएम्बल हमारे आदरणीय अंबेडकर जी ने उसके ऊपर लिख दिया था। अब तो आज अंबेडकर जी, नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की भी आज स्क्रूटनी होगी। हाँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। इनको बड़ा स्टॉलवर्ट बना दिया गया था। नहीं, ये क्या ब्रिलियंट लोग थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके ये खाली वहां का उनके चमचागिरी में इन्होंने जिंदगी बिता दी। वही झुंझुना वाली बात है। देखिए एक बात समझ लीजिए आशुतोष जी, ये झुंझुना थपा दिया लोगों के हाथ में कि नहीं ये तुम्हारा देश है, तुम्हारा कानून है, और ये तो कानून वही रहे, उसका सिर्फ प्रीएम्बल चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। वही कानून है, वही टैक्स है। अभी भी हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने में कई कानून उनके इसके साथ जैसे वैसे चल रहे हैं। और देखिए अगर जो लोग और वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, शिवांक ने और मैंने कल जैसा बता दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो वही चल रही है, वही आईएएस है, वही आईपीएस है, वही आईसीएस है, वही आईपीएस है। अंग्रेजों के सारे के सारे लोग ये देश के अंदर काम कर रहे हैं ना। और देखो जिस देशों ने ये हकाल दिए इनको, आपको एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका का। देखो इन लोगों ने ये गुलामी की सारी जो चिन्ह है वो हटाने के लिए अमेरिका ने देखो क्या क्या किया। पूरे देश के अंदर जो कार चलती है वो राइट हैंड से चलती है। अमेरिकन वालों ने बोल दिया तुम्हारी ऐसी तैसी, हमारे देश के अंदर सारी कारें जो है ना लेफ्ट हैंड राइट चल रही, उनकी कारें लेफ्ट हैंड चल रही है। तुम्हारे पूरे देश के अंदर अगर तुमको कोई स्विच अगर ऑन करना है, मेन स्विच ऑन करना है ना, तो ऊपर करते हैं। उनके पूरे अमेरिका के अंदर सारे जो मेन स्विचेस है ना नीचे डाउन कर रहे तो ऑन होता है। एक बात समझिए, उन्होंने उसके अंदर जितने भी सारी चीजें हैं इस तरीके से वो सारी की सारी उल्टी पाल्टी कर दी है, कंप्लीट उल्टी है। अंग्रेजों के जमाने की भाई हमको एक भी चिन्ह नहीं चाहिए, एक भी चिन्ह नहीं चाहिए, गुलामी का चिन्ह नहीं, सारे गुलामी के चिन्ह उन्होंने अमेरिका के अंदर के हटा दिए। और देखिए और सारे कानून उनके खुद के हैं, वो क्या अंग्रेजों ने लिखे हुए कानून थोड़ी है। देखो टैक्सेशन सिस्टम, पूरे दुनिया में अंग्रेजों की टैक्सेशन सिस्टम चल रही है। क्या अमेरिका के अंदर अंग्रेजों की टैक्सेशन सिस्टम चल रही है? नो, नथिंग। हमारे देश के अंदर तो आज भी वही। देखो हमारे देश के अंदर जो टैक्सेशन है ये किसने लाया था, क्यों लाए थे? क्योंकि इसलिए लाए थे कि जो भारतीय जो व्यापारी थे वो अंग्रेजों को बहुत कॉम्पीट कर रहे थे, तो कॉम्पीट नहीं करना चाहिए हमारे से, तो उन्होंने जाके व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्योंकि अगर हम चीज हमारी कोई 100 रुपए में बेचते तो तुमको टैक्स के साथ में बेचनी पड़ेगी, तो तुम्हारी चीज जो है 10% महंगी, यानी 110 रुपए में तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सारी टैक्सेशन सिस्टम इसलिए लग गई थी, लाई उन्होंने। तो क्यों हम अभी भी आज भी अगर है तो टैक्सेशन सिस्टम वही चला रहे हैं, उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी है। अगर इनको देखो देश चलाने के पैसा चाहिए ना, तो सिंपल तरीका है, सिंगल एक ही टैक्स लगा दो, दैट इज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसके बारे में हमारे एक मित्र है उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में ऑलरेडी बोला था कि पूरे देश से पूरे टैक्स हटा दो, कोई नहीं टैक्स, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो इनकम टैक्स, नो वैट, नो कुछ नहीं। तो सिंपल एक ही टैक्स रहेगा, नथिंग बट ट्रांजैक्शन टैक्स। और वो भी कितना परसेंट? आधा परसेंट, ओनली आधा परसेंट। तो मुझे बताइए अगर आधा परसेंट टैक्स लगा दिए, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो उसके ऊपर सिर्फ आधा, तो कितना इजी हो जाएगा सबके लिए। आज ये इतनी सारी फौज खड़ी कर दी है इन्होंने, और वही कानून वही अंग्रेजों के जमाने में जिस तरीके से वो कोर्ट में जजेस जाके डगले पहनते थे, यानी वही अभी यहाँ पे चल रहे हैं अभी भी जैसे वैसे, वही मिलॉर्ड, वही कोर्ट, वही वकील। अरे कौन कह रहा है हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए? किसी को बेवकूफ बना रहे हो? हम इंडिपेंडेंट हुए नहीं है भैया, सिर्फ नौटंकी चली है। बच्चों जो बच्चे रो रहे थे तो झुंझुने हमारे हाथ में थपा दिए सारे के सारे। और उसके बाद में हमारे देश के अंदर जो है ये वही सिस्टम चल रही है, वही जिसके अभी तक के इसके पहले हमने ये किए थे, उल्लेख किए, हमारी बातचीत हो रही है वो तरीके से जैसे शिवांक ने बताया, या इसके पहले आपने जो वीडियो बताया, वो वीडियो के अंदर जो बातें बताई ये बिल्कुल क्लियर कट है। इनके औकात नहीं है, एक बात समझ लो। ये जो हमारे ये सिर्फ क्या है कि बेटा तुमको ये खुर्ची में बैठा है, जितना लूट सके उतना लूट लो, चला लो, और ये मामला चलने दो आगे। इस तरीके से सारी ये चीजें चल रही है, बाकी कुछ नहीं। शिवांक अब जरा मैं वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि और आज मैंने भी ये तय किया है कि कुछ डिसरप्टिव इश्यूज को लाना पड़ेगा।
ये जो एक नैरेटिव बना हुआ है, बड़े विद्वान थे अंबेडकर साहब, बड़े विद्वान थे राजेंद्र बाबू, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद था। और नेहरू जी तो उद्भट विद्वान, क्या अंग्रेजी बोलते थे, क्या शानदार, उनको केमिस्ट्री के ग्रेजुएट, क्या अंग्रेजी बोलते थे। मोती बाबू के बेटे थे, अब फलना बाबू के ये, फलना बाबू के ये। मुझे शक है, मुझे इन लोगों की विद्वता पर शक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ उठा लो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ उठा लो, ब्रिटेन के पास तो कुछ है ही नहीं, कन्वेंशन है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ उठा लो, सबको कंपाइल कर लो, कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर चेंज कर दो और संविधान पेश कर दो। संविधान पेश कर दो, उसमें भी 3 साल लगा दिया इन लोगों ने, 3 साल लगा दिया बहस करने में। मुझे तो अब इनकी विद्वता पर संदेह हो रहा है। कोई नया चीज नहीं लाया, कुछ भी नहीं नया लाया, नहीं लाया। सिर्फ विद्वत्ता नहीं है, इनके इंटीग्रिटी पे डाउट करो, नियत पर भी संदेह करना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए, वही अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम रखा, वही अंग्रेजों के हेल्थ सिस्टम रखा, वही अंग्रेजी दवाएं रखा, और कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट हो गए हो। भाई अभी इंडियन जुडिशरी में लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी सुनवाई हिंदी में हो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हो, अन्य भारतीय भाषाओं में हो, नहीं हो रही है, अंग्रेजी अरे में वो हो छोड़ो, रही है। तुम्हारे संसद क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? तुम्हारे संसद के अंदर काय के लिए अंग्रेजी की जरूरत है? क्यों अंग्रेजी में? तो क्योंकि वो लंदन की रानी को समझना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है संसद के अंदर, इसलिए पूरा का पूरा वहां का अंग्रेजी में होता है, ट्रांसलेट करे जाता है। रसिया में नहीं, चीन में नहीं, फ्रांस में नहीं, जापान में नहीं, कहीं अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है, कहीं अंग्रेजी का बोलबाला नहीं है। और ये जो अब तो मैं कह रहा हूं, असली गुलाम तो यही लोग थे। कोई आजादी इन्होंने नहीं दिलवाई, इन्होंने कोई आजादी नहीं दिलवाई है। यह से सत्ता का ट्रांसफर किया था इन्होंने। 2014 ये गुलामी की सारी निशानी हमारे पास है। अब गुलामी की असली आजादी की लड़ाई अब शुरू होगी। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है। हमारे अभी हमको आजादी कभी मिली ही नहीं, उल्टा हमारे जिंदगी के, हमारे देश के 75 ईयर इन लोगों ने खत्म कर दिए। और ऑलरेडी इसके पहले जो बात हुई थी कि हमारे ना पैसे इन्होंने वापस कर दिए, ना हमारे सोना नाना वापस कर दिए, इनमें अगर दम है ना, तो जो अपनी सुबह बात हुई थी उसके अंदर, कल शाम को बात हुई थी कि हमारे जो पैसे इनके पास में, हमारा जो सोना नाना है, तो शिवांक ने उस दिन जैसा सारा का सारा समझा दिया था, वो तरीके से हमारे पैसे इन्होंने वापस करना चाहिए। ये इन्होंने जो हमको कागज की एक टुकड़े हाथ में ठहरा दिए और वो लेके हम चुप बैठे। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कहाँ हुई? कहाँ हुआ हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर? जो 24% जीडीपी वाला देश 3% जीडीपी में है कैसा? अभी पूरे दुनिया में स्वर्ण भूमि था, सोने का धुआं निकलता था हमारे देश के अंदर, तो वो सोने का धुआं कहाँ गया? हमारा सोना कहाँ गया? और ये बोल रहे कि हमको आजादी। ये बताइए, हिंदू मुसलमान में हमको उलझाया हुआ है, जात पात में हमको उलझाया हुआ है। अगर तो इसीलिए उलझाना पड़ेगा ना, आप पिछड़ा दलित मुसलमान हिंदू में उलझाया हुआ है, असली आजादी की लड़ाई अब शुरू करनी पड़ेगी। उलझाएंगे नहीं तो तुम तो अगर शुरू करनी पड़ेगी। अरे तुमको उलझाए नहीं तो तुम हाथ में डंडू लेके अगर बाहर निकलेंगे तो इनको तो ना नहीं याद आ जाएंगे ना, तो उलझाना तो पड़ेगा ना। तुमको रोज एक नवा झुंझुना चुनचुना तुम्हारे हाथ में देना पड़ेगा, और वही चालू है पूरा का पूरा। शिवांग बताइए जरा। 2014 में एक आंदोलन हुआ था, हिंदी के विषय पे ही हुआ था, उसमें हम लोग शामिल थे। तो उस समय यही आंदोलन था वो कि भाई जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके अंदर अंग्रेजी में क्यों बहस होती है आज भी, और इनका लिबास जो ये कपड़े पहनते हैं पूरा अंग्रेजी में क्यों करते हैं। तो इसके ऊपर काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, और उसके अंदर काफी छात्र भी आए थे। तो इसी चीज के ऊपर गुलामी, देखिए जहाँ तक हमें समझ आया, मुझे समझ आया, देखिए 3 तरीके की गुलामी होती है। एक तो होती है राजनीतिक गुलामी, एक होती है आर्थिक गुलामी, और एक होती है मानसिक गुलामी। तो अगर आज हम भारत की स्थिति देखें तो हम तीनों रूप से गुलाम हैं। हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। अगर स्वतंत्रता की परिभाषा में हम जाएं तो उसका मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा बनाया गया तंत्र होता है, स्व द्वारा बनाया गया तंत्र। लेकिन अगर हम इस तंत्र को देंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा बनाया गया। क्योंकि अगर आप देखें राजनीतिक गुलामी की बात करें हम, तो राजनीतिक रूप से हम आज भी
अंग्रेजों के गुलाम है, आज भी हम रानी के गुलाम है, ये पक्के सबूत हमारे पास हैं। उसको वीजा नहीं चाहिए, और हमारे पास जो हमारे ये है, जो मैंने बताया क्लॉज 6 के अंदर सेक्शन 3 है, उसके अंदर साफ साफ लिखा है रामनारायण का पत्र है, और ये कोरोनेशन पार्क बन रहा है। तो ये सबूत है राजनीतिक गुलामी के, कि कॉमनवेल्थ के मेंबर है, से भी हमारे ऊपर कोई बैठा है, कॉमनवेल्थ के मेंबर अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे सबूत है राजनीतिक गुलामी के। अब हम दूसरी गुलामी पे आते हैं, जो कि होती है आर्थिक गुलामी। आर्थिक रूप से भी हमारा बनाया गया तो तंत्र नहीं है जिसे हम स्वतंत्र बोल सके। वो तंत्र बनाया गया इन्हीं के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, जो कि इन्हीं के ब्लड लाइन से निकले हुए हैं। उन्होंने ही दुनिया के अंदर वो बैंकिंग सिस्टम खड़ा किया, आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के अंदर अपने बैंक स्थापित करे। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर स्थापित किया, और वही आज वही तंत्र भारत के लोगों को समझा रहा है कि आपको अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है। तो अर्थव्यवस्था का भी तंत्र हमारा नहीं है। फिर हम आते हैं मानसिक गुलामी पर। तो ये जो कोर्ट के अंदर कपड़े पहनना, लोगों का अंग्रेजों को अपने से श्रेष्ठ मानना, अंग्रेजी आचार, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रहन सहन को अपने से श्रेष्ठ मानना, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को, अंग्रेजी चिकित्सा को अपने से श्रेष्ठ मानना, ये है हमारी मानसिक गुलामी के सबूत। तो अगर हम एक धर्मपाल जी थे जो कि इतिहासकार थे, उन्होंने अंग्रेजों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। लंदन गए थे, वहां पर आर्काइव्स में वो 12 साल रहे। 12 साल रहकर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर दिया। तो जो अंग्रेजों की आपस में बहस हो रही थी, उन सब वो सारी बहसें आर्काइव्स में रहती थी, उन सबको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। उसके अंदर उन्होंने उनकी किताब है जिसके अंदर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ये लिखा जा रहा था, उस समय जो बहस चल रही थी भारत के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने एक किताब लिखी है कि वो क्या बहस चल रही थी। तो उसके अंदर वो साफ साफ लिख रहे हैं कि गांधी जी नेहरू को पत्र लिख रहे हैं कि भाई ये जो तुम जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो, ये भारत के लोगों का सिस्टम नहीं है। भारत के लोगों को ये सिस्टम नहीं चाहिए। भारत के लोग गांव में बसते हैं, भारत के लिए गांव की व्यवस्था है, और भारत के लोग खुद तय करें कि उन्हें क्या व्यवस्था चाहिए। लेकिन नेहरू उस पत्र का क्या जवाब दे रहे हैं कि अब ये व्यवस्थाएं पुरानी हो गई हैं, और हमें अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें इन्हीं व्यवस्थाओं को स्थापित रखना होगा। जैसे ये हमारी ये जो अभी है, जैसे आईएएस की व्यवस्था, आईपीएस है, और हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम, इन सारे सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं उस समय नेहरू, और ये कह रहे हैं कि हमें मानना होगा। तो ये लोग क्या थे? ये लोग मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे। इसीलिए ये जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इन्होंने जैसा का तैसा उस चीज को स्वीकार कर लिया, और ऐसे स्वीकार किया कि ये तो हमसे श्रेष्ठ है, हम तो नकार रहे थे, हम तो गिरे हुए थे। तो इन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही सारी चीजों का निर्माण किया। जबकि अगर आजाद होते तो आजादी के बाद सबसे पहला ये काम था कि आजादी के एक एक सबूत, एक एक व्यवस्था को मिटाना था, और दोबारा इस बात पे चिंतन करना था कि हम क्या थे, हमारा स्वाभिमान किस चीज पे था, हमारी व्यवस्था, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो क्या बनाई थी? क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे? हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी, न्याय की पद्धतियां बनाई थी, आज जो न्याय की पद्धति है उसके अंदर एक कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर एक जज बैठा हुआ है, जो जज ना तो पक्ष को जानता है ना ही विपक्ष को जानता है। उसके सामने दो लोग खड़े कर दिए जाते हैं, वो सबूत के आधार पर निर्णय सुनाता है। और जज के सामने ये स्थिति होती है, वो ये भी कहता है कि भले ही मुझे लग रहा हो कि आदमी निर्दोष है, लेकिन अगर इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं आएगा तो मुझे इसको सजा सुनानी पड़ेगी। तो ये न्याय की जो पद्धति थी, ये भारत की पद्धति नहीं थी। भारत की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत डिसेंट्रलाइज थी, गांव के अंदर थी। गांव के अंदर अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो गया है तो गांव के अंदर तुरंत पंचायत बैठती थी, तुरंत इस बात पे बात होती थी कि भाई किसने क्या बात करी, तुरंत सबके सामने बात रखो। और गांव के जो पंच थे उनको उन लोगों का व्यवहार भी पता था। अगर किसी निर्दोष के ऊपर किसी ने खून का इल्जाम लगा दिया तो पंच को और पूरे गांव को पता है कि भाई ये व्यक्ति खून नहीं कर सकता, इसका ऐसा स्वभाव नहीं है। क्योंकि आज भी अगर आप गांव में जाएं तो एक व्यक्ति पूरे गांव को जानता है। आप किसी का नाम लेके चले जाइए, गांव में वो आदमी जानता है कि भाई आपको उनके घर जाना है, ठीक है चले जाओ, हम जानते हैं, हम छोड़ के आ जाएंगे। तो गांव में एक एक व्यक्ति को जानता है। जब चीजें डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होती हैं तो न्याय पद्धति बहुत सुगम हो जाती है। लेकिन आज ये जो व्यवस्था है इसके अंदर लोगों को न्याय तो बिल्कुल दूभर है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो न्याय है, ये बात सबके बात सामने स्पष्ट है। तो लोग छाती ठोक के कैसे कह देते हैं कि अब न्याय की व्यवस्था चल रही है देश के अंदर? ये बात तो सबके सामने स्पष्ट है कि जिसकी जेब में पैसा है उसको न्याय तुरंत। और लगातार हर चीफ जस्टिस अपनी विदाई के समय, हर चीफ जस्टिस, अभी हमारे रमन्ना साहब भी कह रहे हैं कि न्याय तो गरीबों के लिए बचा नहीं है, न्याय तो अमीरों का एक प्रकार से राइट हो गया है। अगर किसी को न्याय शब्द को मिलना भी है तो समझिए अमीर के लिए है। भैया यही बात गोगोई ने भी यही बोला था, गोगोई ने भी यही बोला था, ने भी कहा। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कोर्ट का सिस्टम है ना अंग्रेजों का, जिसके अंदर ये दो लकड़ी के वो लगाते हैं,
लकड़ी का तराजू। 2 बॉक्स बनाते हैं, लकड़ी के 2 बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर लोगों को आके खड़ा होकर अपनी बात कहनी होती है। वो तो, और आप देखेंगे वो सारा लकड़ी का काम होता है, और उसके सामने जज बैठते हैं और विटनेस बॉक्स जो होते हैं, और एक वो खड़े की जाती है, पुतला खड़ा किया जाता है जिसकी आंख में पट्टी होती है, उसके हाथ में तराजू होता है। तो ये बात सबको ये समझा दी गई है, इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू। किसी ने प्रश्न नहीं किया कि भैया आंख में पट्टी बांध के तराजू की पकड़े रहती है। अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो ये जो न्याय देने का सिस्टम था, ये अंग्रेजों के, ये जो लुटेरे थे, जो जब ये सामान लूट के यहाँ से जहाज से लेके जाया करते थे, कहीं से भी इन्होंने लूट का माल लूटा, तो वहां पर अगर कुछ इनके बीच में गड़बड़ हो जाया करती थी कि किसी ने किसी का माल ले लिया या किसी ने किसी का ज्यादा माल ले लिया, किसी को कम दिया, तो वहां पर जो न्याय की व्यवस्था थी वो ये न्याय की व्यवस्था थी। लकड़ी के 2 फट्टे बनाए जाते थे, बीच में एक आदमी को आंख में पट्टी बांध के तराजू लेके पकड़ाया जाता था कि आप अपना माल इसमें रखो और आप अपना माल इसमें रखो, जिसके हिसाब से ठीक बैठेगा, जो बताया गया था, लिखवाया गया था, अगर ठीक बैठा तो उसके पक्ष में फैसला सुना देगा वो आंख में पट्टी बांध के। तो आज तक हम वो सिस्टम चलाते आ रहे हैं भारत के अंदर, जो इन लुटेरों और उसको बोल दिया कि नहीं वो तो इंडिफरेंस है, वो तो है कि किसी का पक्ष नहीं लेगा, आंख पे पट्टी बांध लिया है, और कि वो किसी का पक्ष नहीं लेगा और सबको संभाव से देख रहा है। ये सूरदास हैं, ये सूरदास हैं, इनको सब कुछ दिख भी रहा है। संभाव, बिना आंख का, बिना रोशनी का संभाव, देखिए कैसा है। ये हमारे इनके पढ़ाए हुए जो मूर्ख हैं, उन्होंने इस पद्धति को ऐसे प्रतिपादित किया कि आंख पे पट्टी इसलिए है क्योंकि हम समभाव रख रहे हैं, बराबर का भाव। मैं इसको भी नहीं देख रहा हूं, इसको भी नहीं देख रहा हूं, संभाव है। संभाव के लिए आंख पे पट्टी की जरूरत नहीं है, संभाव के लिए आंख पे पट्टी की जरूरत नहीं है, आंख मिलाने की जरूरत है, संभाव के लिए दृष्टि की जरूरत होती है, संभाव के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है। वो दृष्टि जो कि उस जज के अंदर होनी चाहिए, जो कि ऐसे जज वाली सिस्टम में नहीं हो सकता, उसको आंख की पट्टी को उतारना पड़ता है। जज नहीं निश्चित करेगा। गांव के अंदर जो डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्थाएं हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्थाओं में ही लोगों को न्याय मिल सकता है। पहले किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता था भारत के अंदर। अगर हम एक किताब पढ़ते हैं, सुंदरलाल जी ने किताब लिखी है भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अंग्रेजों की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में, आर्थिक गुलामी के बारे में पूरा लिखा उस किताब के अंदर, सबको पढ़नी चाहिए। अंग्रेजों ने बैन कर दी थी वो किताब, 1929 में सुंदरलाल जी ने वो किताब लिखी। 1929 के अंदर ही 2000 प्रतियां छपवाई थी, 2000 प्रतियां अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ के घर पता लगा कर छापे मार के जब्त कर ली थी, जला दी थी। कुछ बच गई थी, वो आज लोगों के सामने है। तो उसके अंदर सुंदरलाल जी ने लिखा है कि जब मुगलों का समय था, मुगलों के समय भी ऐसा नहीं था कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था। उससे पहले की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, वो तो स्वर्ण युग था मुगलों के आने से पहले का। लेकिन जब मुगल आए उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि लोगों को न्याय नहीं मिलता था। अगर उसके अंदर उन्होंने बात लिखी हुई है, एक अंग्रेज ट्रैवलर, एक अंग्रेज यहाँ पर जो आया था घूमने के लिए, उसने लिखी है ये बात कि एक बार शाहजहां का काफिला किसी गांव से निकल रहा था, सेना निकल रही थी एक गांव से, तो गांव के अंदर गेहूं के खेत खड़े हुए थे। तो जब सेना गुजरी तो हाथियों के चलने से और घोड़ों के चलने से कुछ खेत का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया। तो क्या सिस्टम था, वो अंग्रेज क्या लिख रहा है, वो उस काफिले में साथ साथ चल रहा था, वो लिख रहा है कि इस काफिले के सबसे आखिर में एक छोटा सा ऑफिस चला करता था, कुछ लोगों का एक सिस्टम चला करता था ऑफिस, जो कि ये हिसाब करता चलता था कि सेना के द्वारा कितना नुकसान हो रहा है, क्या बात? सेना के द्वारा कितना अनाज खत्म होता चल रहा है। वो तुरंत उस समय हिसाब लगा के उसी समय उसके हाथ में उतना हिस्सा देके चलता था। वो हिस्सा सेना के साथ चल रहा था, ये हिस्सा उसी समय हिसाब लगाया, अच्छा भाई आपका कितना, 2 कुंटल के हिसाब से इतना हो गया, तुरंत उसके हाथ में उतना पैसा देके आगे बढ़ जाते थे। ये होता है न्याय की व्यवस्था। मैं ये नहीं कह रहा ये न्याय की व्यवस्था थी, न्याय की व्यवस्था पहले भारत की चलती आ रही थी, भारत के समय से चलती आ रही थी जब तक हमारे राजा थे, और ये न्याय व्यवस्था पहले चलती रही। ये न्याय व्यवस्था पहले कैसी थी, मैं आपको उसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ कि 2 औरतें एक बार एक ही बच्चे के ऊपर दावा करने लगी कि ये मेरा बच्चा है। वो बोलती नहीं ये मेरा बच्चा है, ये बोली नहीं ये मेरा बच्चा है। राजा के सामने बड़ा प्रश्न पड़ गया कि भाई अभी क्या करे, किसका माने किसका नहीं माने। तो राजा ने फिर बोले एक काम करो, ये दोनों बोल रही है ना, एक काम करो, ये बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, दोनों को बांट दो, छोड़, मुझे झंझट नहीं करनी। तो वो राजा का सैनिक आया, उसने तलवार उठाई और वो बच्चे के ऊपर कर दिया। तो
तो जो एक दूसरी औरत थी वो बोले नहीं नहीं बेटा, ये नहीं नहीं राजा, ये बेटा भलाई, बच्चा भलाई उसको दे दो लेकिन मारो मत। राजा बोले ये औरत उसकी सही माँ है, इसी को दे दो। फिर वो उसके बाद में बोला कि अब ये औरत का मुंडी उड़ा तो वो फिर बोलने लगी नहीं नहीं मेरी बड़ी गलती हो गई थी, मैं झूठ बोल रही थी। ये बोलते हैं इसको, इस तरीके से इसको बोलते हैं लॉजिकल व्यवस्था थी पहले कानून की। राजा जो है ना खुद की अकल वापरता था, कॉमन सेंस से यूज करे जाता था, ये थी व्यवस्था। लेकिन क्या हुआ, पिक्चर देखियो, बाहुबली एक पिक्चर है, उसके अंदर एक सीन आता है कि भाई जब ये जो वो बाहुबली की पत्नी होती है उनको हथकड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं राजा के सामने, तो ये जो राजा होता है भल्लाल देव, वो कह देता है कि भाई, वो कहती है कि मुझे हथकड़ी क्यों पहना रखी है, तो कहता है कि भाई तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। तो ये जो आज की व्यवस्था है ये तो व्यक्ति को उसी प्रकार देखती है कि तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, उसको तब तक प्रताड़ना देते जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाए, चाहे उसे उस निर्दोष साबित करने में 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, अपने आप को निर्दोष साबित करने में उसे तब तक अपराधी मान के चलती है व्यवस्था। तो उस प्रकार की अधर्म की जिसे व्यवस्था हमारे यहाँ कहा गया है, ये वो अधर्म की व्यवस्था है। आशुतोष क्या है मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर का पूरा जो चित्र है वो ऐसा है कि उस जमाने पे जब ये हुआ कि ये भारतवासियों का बहुत चिल्ला रहे, बहुत ये कर रहे, आजाद हिंद सेना वगैरह ये वो बहुत ये हो रही है, लोगों का ये बच्चे बड़े रो रहे, झुंझुना थपाना है, तो ये सारा जब उनके ध्यान में आ गया तो इन्होंने जाकर ये नेहरू के नाम से एक आदमी खड़ा कर दिया। अब वो तो था पूरा अंग्रेजी था, उसके तो आपको मालूम है सारे कपड़े वपड़े भी सब लंदन जाते थे धोने के लिए, तो क्या कर दिया, लेकिन लोगों का क्या बोला, हमको आजादी दे दो। तो आजादी किससे देनी है, तो अंग्रेजों से आजादी दिलानी है। तो कहने का मतलब अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, तो चलो ठीक है, एक ऐसा आदमी खड़ा कर दो जो भारत की भाषा बोले। तो उन्होंने जाके भारत की भाषा बोलने वाले नेहरू को खड़ा कर दिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और उसके बाद में वो नेहरू के हाथ में ये देश थमा दे, उसको बोल दिया तुम्हारा पंतप्रधान। जबकि ये बात तय हो गई थी कि नेहरू को पंतप्रधान नहीं बनाने का, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंतप्रधान बनेंगे, लेकिन उसको बाजू में रख के नेहरू को आगे किया गया, नेहरू पंतप्रधान बना वो हिसाब से। और उसके बाद में अब देखो उस समय की ये जो आजादी की लड़ाई थी ये बहुत आसान थी, क्योंकि लोगों के सामने अंग्रेज खड़ा था, वो लोग उनको लगता था कि भाई ये तो हमारे आदमी नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारे खून का आदमी नहीं है ये। अभी क्या हो गया है, अभी तो तुम किससे आजादी मांगेंगे, ये लोगों को तुम खड़ा कैसा करेंगे सेकंड आजादी की, वो तो बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो हमारे लोग बैठे हैं सारे के सारे सत्ता में। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि इनके ये जो कठपुतली है, जो आपको मालूम है ना कठपुतली जो चलती है, तो वो तो दौर तो किसके हाथ में, और ये तो नीचे से वैसा लगता है कि चल रही, तो ये सारी ऐसी है। अभी फिलहाल में जो दूसरी आजादी की लड़ाई छेड़ना, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इतने लोग दलित गात्र हो चुके हैं, ये पूरे के पूरे लाचार पब्लिक है। इनको तो सिर्फ क्या है कि 5 किलो अनाज दे दिया, बोलते बहुत अच्छी बात है, चल रहा है भाई, चलने दो मेरा, और शराब के अंदर इनको डुबा दिया है पूरा का पूरा, तो सारे के सारे इसमें है, और बाकी लाचार है। और कितने लोग हैं इसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, वो सारे के सारे, सबके तो हाथ में इन्होंने पैसे दे दिए, सबके हाथ कटवा दिए, टैक्सेशन किससे, और हर आदमी के पीछे इतनी झंझट लगा के रख दी, उसको सोचने का ही समय नहीं है कुछ। वो बोलते भैया बाहर में जाने दो, मुझे जीने दो, जैसा चल रहा वैसा मेरा चलने दो, कोई भी शासन करो, लंदन से चले नहीं तो अमेरिका से चलो, नहीं कुछ भी चले, लेकिन मेरी कम से कम रोजी रोटी चलते रहे। इतने लाचारी पे लोगों को लाके रखे हुआ है करके अभी दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना, ये बहुत बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। शिवांक, आप अग्री करते हैं कि हम बिल्कुल भी आजाद नहीं है और गुलामी की इतनी निशानी है कि उसको एक एक करके, जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक एक करके उसको हटाना पड़ेगा, तो क्या प्रधानमंत्री को साथ ले लें हम लोग, या आजादी की लड़ाई छेड़नी पड़ेगी? देखिए सारी लड़ाई जो है वो दृष्टिकोण की है मेरे हिसाब से। अब प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में वो गुलामी का चिन्ह किसे मानते हैं, इस बात पे भी बात की जा सकती है। भाई वो अगर गुलामी का चिन्ह कोरोनेशन पार्क को मानते, वो गुलामी का चिन्ह इंग्लैंड की रानी में बिना वीजा के भारत में आने को मानते, तो अब तक खत्म कर दी गई होती वो चीजें, सत्ता में आने के पहले दिन खत्म कर दी गई होती। गुलामी का अंग्रेजी में जो बहस हो रही है, अंग्रेजी भाषा में जो बहस हो रही है,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको खत्म कर दिया गया होता, उसको खत्म किया होता। अब उनके दिमाग में गुलामी का क्या चिन्ह हो सकता है? वो किसी और चीज को गुलामी का चिन्ह मानते हो सकता है वो मुगल काल में बनी इमारतों को गुलामी का चिन्ह मानते हो, या किसी और, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं जानता वो किसको मानते हैं, अभी किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात था। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ेगा। दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारे गुलामी समाज को क्या है, दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं एक दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट करता हूँ, पहले एक समझ लो। अभी तक के तो तुम्हारी मेरी जो इतनी 2 साल से जो बहसबाजी और इसके ऊपर ये चल रहा था, अभी तक के तो गवर्नमेंट की तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं गई थी और इनका ध्यान नहीं गया था। अभी आज से या कल से उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाना चालू कर देंगे कि साले तुम लोग ये नालायक लोग है, ये लोगों को पहचान गए हैं, असली बात पहचान गए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी कल से तुमने देखना आशुतोष, तुम्हारी और शिवांक, तुम्हारी और प्रकाश पोरे, तुम भी तुम्हारी अभी देख लेना भी तुम्हारे पीछे कितने दंडू लगते हैं। ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक बार समझ लो, क्योंकि तुमने असली बात को छेड़ दिया है, तुम अगर लोगों को इस तरीके से जागरूक करने की जो आदमी कोशिश करेगा, हम उनको तोड़ के रख देंगे। ये एक बात बिल्कुल तय है। नहीं, हमको पूरी आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें पूरी आशा है प्रकाश जी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आज मैं देख रहा था वो उनमें भावना थी, हमको लगता है कि शायद दृष्टिकोण बदल रहा है। वो ये रॉकफेलर, बिल गेट्स, CIA, इन सबको शायद वो पहचान गए, गए। आज पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी ने मास्क नहीं लगाया था, और ये जो बेईमान केजरीवाल है, ये दिल्ली और पंजाब में मास्क के खिलाफ फाइन वसूल रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। ये रॉकफेलर को पहचान रहे हैं, ये रानी को भी पहचान रहे हैं, ये CIA को भी पहचान गए हैं, ये गेट्स को भी पहचान गए। कोई बात नहीं है, हम हृदय परिवर्तन कराएंगे प्रधानमंत्री जी का। वापिस मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सिर्फ लोगों के हाथ में झुंझुना नया ठहरा रहे हैं। वही उसी में का ये एक नया झुंझुना था कि हर घर तिरंगा। मुझे बताइए, अगर इनको ये वाकई में रॉकफेलर और इनको ये पहचानते रहे, तो आज कम से कम ये इतना पिछले 15 दिन से ये इतना नौटंकी करके लोगों को उन्होंने हिला। तो ये बोलते थे ना कि ये मास्क झूठ है, वैक्सीन झूठ है, नो मोर वैक्सीन, नो मोर। क्या 2 साल के अंदर भी इनको इतनी अकल नहीं आई है कि ये सारी नौटंकी थी? और आज तो आदरणीय परम सम्मानित प्रातः स्मरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बोलते बोल गए प्रकाश जी कि पूरी दुनिया में वैक्सीन गलत है, सही है, ये चलता रहा। मतलब ये लाइन अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि वैक्सीन गलत भी हो सकता है, लेकिन 200 करोड़ लोगों ने लिया, ये भी बोला कि 200 करोड़ लोगों ने ले लिया। असल में हो क्या गया है कि ये देखिए, ये तो गलत, इनसे गलती तो हो गई है, तो अब उसके ऊपर जो है सो मिट्टी डाल रहे हैं, अपने गलत काम को छिपा रहे हैं और इधर रास्ता पकड़ रहे हैं कि इन लोगों ने हमें फंसा दिया। मैं तो कह रहा हूं, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट पंतप्रधान को दे दो, समझ लो गलती हो गई, लेकिन अब उन्होंने मान लिया। अभी देखते कल से ये क्या करते। नहीं तो शिवांग जी, आखिरी बात बताइए कि क्या दृष्टिकोण बदल लें, ताकि हमारे दर्शक को, आज हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम से आप इन्हें बताएं कि रॉकफेलर, गेट्स, CIA को तो पहचाने, गुलामी के लिए जो आपने आज कहा है, अगर आपके मुंह से निकल गया है तो उससे बात नहीं बनेगी, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं शिवांग, आप ये कह रहे हैं, वो दृष्टिकोण में क्या क्या चाहिए, ये आप थोड़ा सा अगर आप 4-5 को पॉइंट कर दें तो दर्शक आसानी से समझ जाए। देखिए, एक किताब है, उसका नाम है दैशिक शास्त्र। वो किताब तो अब लिखी गई है, लेकिन वो शास्त्र था जो कि हमारे गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था आज़ादी से पहले। जब तक ये अंग्रेज आए उससे पहले जो गुरुकुल की हमारी व्यवस्था चल रही थी, उसके अंदर वो अध्याय बच्चों को पढ़ाया जाता था, दैशिक शास्त्र, जिसके अंदर ये बताया जाता था कि दैशिक धर्म क्या होता है, देश के प्रति हमारा क्या धर्म होता है, देश क्या होता है, देश किससे बनता है। तो उसके अंदर एक बात आती है कि जब देश की ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई दूसरी जाति हमारे देश की जाति को गुलाम बना ले, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है, उस जाति को अगर आज़ाद होना है
तो उसके पास एक ही उपाय बचता है कि समाज का चिति जागरण किया जाए। चिति जागरण अगर मैं उदाहरण दूं तो वही है जो कि हनुमान जी का कराया गया था जामवंत जी के द्वारा। जब हनुमान जी भूल गए थे कि मेरे अंदर क्या क्या ताकत है, तो जामवंत जी ने उनको याद कराया बैठा के कि भाई तुम इतने वीर हो, तुमने ये किया है, बचपन में तुम सूरज निकल गए थे और तुम इतनी छोटी बात से शंका आ रही है, तुम्हारे मन में शंका आई कैसे कि तुम ये समुद्र लांघ के नहीं जा सकते। तो उनका चिति जागरण किया जामवंत जी ने हनुमान जी का। तो जब जैसी चिति जागृत हुई तुरंत हनुमान जी लांघ के चले गए और लंका जीत के आए। तो भारत उस किताब के अंदर ये बात है कि जब ऐसी स्थिति हो कि आपकी जाति को दूसरी जाति द्वारा गुलाम बना लिया गया, जो कि आज भारत की स्थिति है, ये अंग्रेजों ने आज भारत को गुलाम बनाया हुआ है, तो आज सबसे पहली बात यह है कि भारत के लोगों की चिति जागृत की जाए, हमारा चिति जागरण किया जाए, जो कि चिति जागरण इसी प्रचार के माध्यम से होगा, गली गली जाकर होगा, गांव में जाकर होगा। जिस प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं, लोगों तक बात पहुंचानी होगी, उसमें से जो निकलेगा, जो युवा निकलेगा, जो बोलेगा कि मैं अपना पूरा समय देना चाहता हूँ, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, उसको साथ में लाके एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो इसे एक धर्म युद्ध की तरह देख रहे हैं। ये इस युग का धर्म युद्ध निश्चित होगा, जिसमें कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकता। जो लोग आज बोल रहे हैं कि हम तो निष्पक्ष है, नाम सरकार की तरफ है ना आपकी तरफ है, धर्म युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसके अंदर कोई निष्पक्ष नहीं रह पाता। या तो आपको धर्म के पक्ष में आना पड़ेगा, अगर आप धर्म के पक्ष में नहीं हो तो आप अधर्म तो विपरीत माना जाएगा, विपरीत माना जाएगा। और बिल्कुल, और धर्म और अधर्म की परिभाषा तय करनी पड़ेगी हमें, धर्म और अधर्म की परिभाषा तय करनी पड़ेगी। आज तक जब भी कोई युद्ध हुआ है, उसके अंदर हमेशा धर्म और अधर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से निश्चित था। तो आज भी हमें, तो आप ये कह रहे हैं कि ये चित्त जागृति करनी पड़ेगी, और चित्त जागरण में ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसके लिए भी एक मैसिव कन्वर्सिंग चलेगा। बिल्कुल, कि धर्म किसे माना जाए, क्या है धर्म की परिभाषा क्या है, किसे हम मानेंगे, और अधर्म किसे कहा जाता है। चाहे वो व्यक्ति भगवान की पूजा ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो भी अधर्मी हो सकता है। समाज को ये बात समझनी पड़ेगी, लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, भले ही वो कितना ही बड़ा, हम भगवान की पूजा करने वाले को भक्त कहते हैं, आराधक कहते हैं, लेकिन वो भी अधर्म की तरफ खड़ा हो सकता है। रावण बहुत बड़े शिव के पूजक थे, बहुत बड़े पुजारी थे, लेकिन अधर्म की तरफ खड़े हुए थे, अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे, तो हराया। क्या दुर्योधन भगवान की आराधना नहीं किया करता था? क्या वो हिंदू नहीं था? क्या रावण हिंदू नहीं था? जो आज ये बांट दिया गया है कि हिंदू धर्म, ये तो आज रिलीजन से जोड़ दिया गया, रिलीजन से। धर्म बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ठीक बात है, इस पर अलग से बात करेंगे आप। धर्म एक अलग विषय है, रिलीजन एक अलग है। तो बात ये स्पष्ट करना पड़ेगा, धर्म किस क्षेत्र में खड़ा है और अधर्म क्या है, ये निश्चित करके लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, और एक तैयारी करनी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर का, देश के स्तर। भाषा विभेद कर दिया गया, भाषा को जाति से जोड़ दिया गया। इतना बड़ा कुकर्म हुआ है इस देश में, इतना बड़ा कुकर्म हुआ, और ये अंग्रेजों के संतानों ने किया है। ये 200 वर्ष में जो अंग्रेजे को दलाल हैं, वही हर विधा हर जगह पेशे हुए हैं, वही हर जगह पेशे हुए, हर जाति में, हर रिलेशन में। मैं धर्म की तो बात कहता ना हूं, हर रिलेशन में ये अंग्रेजों के दलाल हैं। इन्हें ढूंढ करके एक्सपोज करना पड़ेगा। देखो आशुतोष, एक बात समझो कि वो जमाने में महात्मा गांधी ने किया कि जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आपको भी पता है वो जमाने के, और आज तो सारे के सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, कंपेरेटिवली समझदार है, और उस समय पे तो हमारी पॉपुलेशन भी कम थी, आज तो हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। मैं समझता हूं कि अभी जो नए टूल्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो अगर हाथ में लिए, समझिया दिए, तो आजादी को, हमको भारत को तो ये अंग्रेजों ने 150 साल गुलाम रखा, और आजादी का जो जंग है वो कम से कम 50 साल चलता रहा। अभी तो ये अगर सच्ची तरह से हुआ तो आजादी का जंग जो है वो 2 साल में खत्म हो सकता है। एक बात समझ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तो साबित कर दिया, 7 साल में आजाद हो गया अमेरिका, उसी तरीके और का अच्छी तरह से, उसी क्योंकि वो अच्छी तरीके वो समझ गए, और उन्होंने जब आजादी के सारे चिन्ह थे वो सारे हटा दिए, और एकदम मानसिक दृष्टि से पूरा का पूरा जब आजादी उन्होंने अपने क्या बोलते गुलामी फेंक दी, मानसिक रूप से गुलामी फेंक दी। पहली बात एक समझ लो, हमको पहले तो मानसिक रूप की गुलामी जो है वो फेंकनी पड़ेगी, तब असली रूप से हम आजादी के तरफ झपाटे से बढ़ेंगे, नहीं तो उसी तरीके से और 50 साल हमको।
प्रकाश जी, एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ शिवांक यादव जैसे, अंकित यादव जैसे कुछ ऐसे शोधार्थी हैं, ऐसे युवा हैं जो चरित्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, ज्ञानार्जन के कार्य में लगे हुए हैं और ज्ञानार्जन को ज्ञान प्रसार का माध्यम भी बना रहे हैं। अरे अद्भुत भाई, बात कर रहे हैं। भारत नव निर्माण का जब वो दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ, मैंने शिवांग की ताकत देखी है ना। 500 बच्चे 2 दिन 12-12 घंटे बगैर हिले डुले वहां पर सुन रहे थे सारी चीजें। और जब उसके बाद में हुआ तो सारे के सारे बच्चे स्टेज पर आकर कसम खाई। उन्होंने हर एक ने क्या क्या किया ये हमारे सामने है आशुतोष जी। मैं तो शिवांग के जैसे जो बच्चे हैं इन सब लोगों को अभिनंदन करूंगा और इन सब लोगों को मेरी तरफ से मैं मेरी मुबारकबाद दूंगा। बिल्कुल। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आज जो मैंने ये 15 अगस्त का ये कार्यक्रम किया है, 15 अगस्त के संध्या में, और प्रधानमंत्री के लाल किले के प्राचीर पर जो भाषण में उन्होंने कहा कि गुलामी की एक एक निशानी हम मिटाएंगे। प्रधानमंत्री मिटाए ना मिटाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह देश पुरुषार्थियों का देश है। हजारों साल का इतिहास है पुरुषार्थियों का, और ये पुरुषार्थ विहीन ये देश नहीं हुआ है। आपको मैं वचन दे रहा हूं, हमारे ये योद्धा शिवांक यादव, प्रकाश पोरे, अंकित जैसे लोग आपको वचन दे रहे हैं, असली आजादी की लड़ाई आज से शुरू हो गई है। आज से असली आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है। जन जन तक शिवांग की बात को और शिवांग के ज्ञान को, शिवांग के शोध को जन जन तक पहुंचाएंगे। 1947 की जो नौटंकी आजादी मिली है, 1947 की, वो नौटंकी आजादी थी। असली आजादी की लड़ाई अब शुरू हुई है। तो 75 वर्ष अमृतोत्सव के दिन मैं अपने दर्शकों का आह्वान करता हूं कि इस वीडियो का प्रसार कीजिए और असली आजादी की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और असली आजादी की लड़ाई दृष्टिकोण की लड़ाई है, दृष्टिकोण की लड़ाई है, दृष्टिकोण की लड़ाई है। बहुत जबरदस्त बात शिवांक आपने कही है कि दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, हमें अपना चित्त जागृत करना पड़ेगा। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत पश्यत प्राप्तिबोध परण्यत भो भारत। भारत उठो, देखो, जागो, और भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांक जी और प्रकाश पोहरे जी। आज के लिए बस इतना ही। कल एक दिन का विराम और फिर परसों से 7:30 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर्मठ दीजिए। नमस्कार। वंदे मातरम।